बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज जो है हमारा लेक्चर नंबर 11 है। लेक्चर नंबर 11 के अंदर हम लोग प्रॉब्लम्स करेंगे, चैप्टर नंबर 3 की प्रॉब्लम्स। सबसे पहला प्रॉब्लम है हमारा, इसके अंदर हम लोगों से पूछा हुआ है कि कोई सर्किट आपको गिवन है, ठीक है, और उसके अंदर वोल्टेज सोर्स भी लगी हुई है और रजिस्टर भी लगा हुआ है, और करंट के बारे में आपसे पूछ रहे हैं कि अगर हम ये सारी तब्दीलियां उस सर्किट के अंदर करते चले जाएं तो करंट की वैल्यू जो है वो उसके अंदर क्या होगी। तो सिंपल सा हमारे पास सर्किट है, ठीक है, और हमें जो रिलेशनशिप यूज करना है वो यही ओम्स लॉ को हम इस्तेमाल करते हुए इन सारी चीजों की एनालिसिस हमें करनी है। अच्छा, सबसे पहले सिंपल सा सर्किट हमारा ये है कि ये इसमें वोल्टेज सोर्स लगी हुई है और ये रेजिस्टर है, ठीक है। तो अगर हम वोल्टेज सोर्स को ट्रिपल कर दें तो वोल्टेज जो है वो हमारे पास क्या होगा। तो हमें ये बात मालूम है कि वोल्टेज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट। तो वोल्टेज को अगर हम ट्रिपल कर देंगे तो डेफिनेटली हमारा करंट भी जो है वो क्या हो जाएगा, 3 गुना बढ़ जाएगा। और इसी तरीके से हम अगर वोल्टेज को रिड्यूस कर देंगे 75% तो करंट भी हमारा क्या होगा, 75% रिड्यूस हो जाएगा। अच्छा, अब इसमें ये कह रहे हैं कि रेजिस्टेंस को जो है ना वो हमने डबल कर दिया। रेजिस्टेंस को हमने डबल कर दिया है और अब हमें ये बताना है कि करंट की वैल्यू जो है वो क्या होगी। तो इसी फॉर्मूले को हम यूज करेंगे, V इज इक्वल टू आई आर के फॉर्मूले को यूज करते हुए हम बताएंगे। जैसे V इज इक्वल टू आई आर है, ठीक है, ये वाला फॉर्मूला है। यहाँ से हमें करंट बताना है V अपॉन आर। अगर हमने क्या किया, R को हमने डबल कर दिया, R को जनाब हमने डबल कर दिया। डबल करने के बाद करंट जो होगा वो हमारा क्या हो जाएगा, हाफ हो जाएगा। इसी फॉर्मूले से हमें पता चल रहा है कि अगर हम रेजिस्टेंस को डबल कर देंगे तो करंट हमारा आधा कम हो जाएगा, हाफ हो जाएगा। अच्छा, फिर अब दूसरी प्रॉब्लम है, नेक्स्ट पार्ट है, इसमें कह रहे हैं कि रेजिस्टेंस इज रिड्यूस्ड बाय 35%। अच्छा, अब ये वाली जो प्रॉब्लम है ये 35% परसेंटेज में है, और ये जो वैल्यूज हैं करंट की और रेजिस्टेंस की, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल भी नहीं होती। तो जिस तरह से हमने यहाँ पर अपनी एनालिसिस की थी ना कि करंट जो है वो रिड्यूस हो जाएगा 75%, क्योंकि वोल्टेज भी 75% रिड्यूस हो रहे हैं, तो ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल के अंदर तो ये एनालिसिस सही रहती है परसेंटेजेस। लेकिन इनवर्सली प्रोपोर्शनल के अंदर जो ये एनालिसिस होती है परसेंटेजेस के अंदर, ये सही नहीं रहती। इसको हमें थोड़ा सा सॉल्व करना पड़ेगा। किस तरीके से, यहाँ पर देखें, हम ये बात कह रहे हैं कि रेजिस्टेंस जो है वो 35% रिड्यूस हो रही है, यानी जो ओरिजिनल वैल्यू उसकी अगर R थी तो 0.35 टाइम्स जो है वो रिड्यूस हो गई, ठीक है, 35% वो रिड्यूस हो गई। तो हमारे पास जो अब रेजिस्टेंस की वैल्यू होगी वो कितनी होगी, 0.65 वैल्यू होगी रेजिस्टेंस। तो अब अगर रेजिस्टेंस की वैल्यू 0.65 है, ठीक है, तो ये V अपॉन R जो है वो ये किसके बराबर है, I के बराबर। 1 डिवाइडेड बाई 0.65 मेरे पास कितना हो जाता है, ये हो जाता है 1.53। 1 को जब आप डिवाइड करेंगे 0.65 से तो 1.53 को मैं लिख सकती हूँ कि I ओरिजिनल वैल्यू ऑफ करंट I है प्लस 0.53 यानी 0.53, यानी 53% जो है ना वो करंट हमारा क्या हो गया, इंक्रीज हो गया। तो जब भी हम रेजिस्टेंस और करंट की रिलेशनशिप निकाल रहे हैं स्पेशली परसेंटेज के अंदर, तो हमें जो है वो पूरा काम करना पड़ेगा, हम डायरेक्ट एनालिसिस के जरिए नहीं लिख सकते। अच्छा, अब ये कह रहे हैं कि अच्छा, लेकिन ये परसेंटेज में कर रहे थे, परसेंटेज में कर रहे थे, इस वजह से कॉम्प्लिकेशन हो रही थी। लेकिन अगर डायरेक्ट ये बात कहते हैं कि अच्छा रेजिस्टेंस डबल हो गई है तो हम फौरन कह देंगे अच्छा करंट हाफ हो जाएगा। रेजिस्टेंस अगर 3 टाइम्स हो गई है तो करंट 1/3 हो जाएगा। तो सिर्फ और सिर्फ ये परसेंटेज में प्रॉब्लम होती है एनालिसिस करने में, अदरवाइज प्रॉब्लम नहीं होती। अब यहाँ पर कह रहे हैं ई पार्ट में कि वोल्टेज को आपने डबल कर दिया और साथ ही साथ आपने क्या किया है कि रेजिस्टेंस को रिड्यूस कर दिया, आधी रेजिस्टेंस कम कर दिया। वोल्टेज को अगर आप बढ़ाएंगे तो भी, डबल करेंगे तो करंट डबल होगा, और साथ साथ आप रेजिस्टेंस भी हाफ कर रहे हैं, दोनों काम साथ कर रहे हैं, तो करंट जो है वो आपका 4 टाइम्स बढ़ जाएगा, ठीक है। क्यों, क्योंकि वोल्टेज भी आपने डबल कर दिया और रेजिस्टेंस भी आपने हाफ कर दी ना। अब नई वैल्यू के ऊपर आप देखें तो ये 2 टाइम्स और ये 2 टाइम्स रिड्यूस कर दिया आपने रेजिस्टेंस को, तो ये 2 ऊपर चला जाएगा, तो ये 4 टाइम्स वैल्यू हो जाएगी। करंट जो है वो आपका 4 गुना बढ़ जाएगा। जब वोल्टेज एंड रेजिस्टेंस दोनों आपने डबल कर दी, तो वोल्टेज डबल करने की वजह से करंट बढ़ेगा और रेजिस्टेंस डबल करने की वजह से करंट रिड्यूस होगा। तो करंट का जो इफेक्ट है वो कुछ भी नहीं आएगा करंट के ऊपर, करंट जो है वो वही रहेगा। तो ये जो है ना आपको इस प्रॉब्लम के जरिए सिखा रहे हैं कि किसी भी सर्किट के अंदर हम डायरेक्ट अपना दिमाग लड़ा के जल्दी से क्विकली, बजाय से कि हम प्रॉब्लम को सॉल्व करें,
हम अपनी एनालिसिस करने का तरीका सीखें कि अच्छा भाई हम इस सर्किट के अंदर करंट को बढ़ा रहे हैं, वोल्टेज को बढ़ा रहे हैं तो करंट के ऊपर क्या इफेक्ट पड़ेगा, रेजिस्टेंस को बढ़ा रहे हैं तो रेजिस्टेंस के ऊपर करंट के ऊपर क्या इफेक्ट पड़ेगा, वोल्टेज को परसेंटेज में बढ़ा रहे हैं तो करंट के ऊपर क्या इफेक्ट पड़ेगा, वोल्टेज को परसेंटेज में चेंज कर रहे हैं तो करंट के ऊपर क्या इफेक्ट पड़ेगा, उसको कैसे एनालाइज करते हैं इस प्रॉब्लम के अंदर जो है वो हम ये सीख रहे हैं। ठीक है। अच्छा, उसके बाद नेक्स्ट प्रॉब्लम जो है वो हम लोग करते हैं, ये तो मैंने आप लोगों से बता दिया। ये है प्रॉब्लम नंबर 6। इसमें वो कह रहे हैं कि किसी भी सर्किट के अंदर हमने, ये सिंपल सा सर्किट है, अभी हम इसी सर्किट के ऊपर काम कर रहे हैं, जो एक सिंपल सा सर्किट होता है। ठीक है, सप्लाई है, रेजिस्टर है, सप्लाई आपको 1 वोल्ट है और उस सर्किट के अंदर 5 मिली एम्पेयर जो है ना वो करंट फ्लो हो रहा है। अब आपको क्या करना है, अभी भी करंट ही मालूम करना है। अगर आप जो है ना वो अब इस सप्लाई की वैल्यूज को चेंज कर दें, अब बजाय 1 वोल्ट के अब आप डिफरेंट डिफरेंट वैल्यूज जो है ना वो आप वोल्टेजेस की अप्लाई करें और आप हमें बताएं कि अब करंट कितना, कैसे बता देंगे भाई करंट कितना। करंट का फॉर्मूला होता है I इज इक्वल टू V अपॉन R। वोल्टेजेस तो हमें गिवन है, रेजिस्टेंस तो हमें गिवन ही नहीं है, तो कैसे बता देंगे हम। बिल्कुल हमारे पास इस सर्किट के अंदर ये वाला डाटा गिवन है हमें। पहले इस सर्किट के अंदर 1 वोल्ट जब अप्लाई किया था तो 5 मिली एम्पेयर करंट फ्लो हो रहा था। इनिशियल कंडीशन पे हमें पता था कि भाई 5 मिली एम्पेयर करंट फ्लो। तो वहीं से हम सबसे पहले क्या करेंगे कि हम ये बात पता कर लेंगे कि अच्छा भाई जब 5 मिली एम्पेयर करंट फ्लो हो रहा था, वोल्टेज 1 वोल्ट था, 5 मिली एम्पेयर करंट फ्लो कर रहा था, तो उस वक्त जो हम जब इसको सॉल्व करेंगे तो रेजिस्टेंस की जो वैल्यू निकलेगी वो कितनी निकल रही होगी, 200 ओम्स। तो हमें ये बात पता चल गई कि अच्छा भाई इस सर्किट के अंदर जो रेजिस्टेंस है वो 200 ओम्स जो है वो हमारे पास मौजूद है। 200 ओम्स लिखिए या 0.2 किलो ओम्स लिखिए, एक ही बात है, 200 ओम्स लिखा हुआ है मैंने इधर। ठीक है। अच्छा, अब हमें ये बात पता करनी है कि 1.5 वोल्ट्स होगा तो कितना करंट होगा। तो यहाँ पर हम यही करते चले जाएंगे, 1.5 डिवाइडेड बाय रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस हमारी जो है वो क्या है, कांस्टेंट है, सिर्फ वोल्टेजेस चेंज हो रहे हैं, यहाँ पर वोल्टेजेस चेंज हो रहे हैं, रेजिस्टेंस उस सर्किट के अंदर कांस्टेंट है और वोल्टेज को हम बढ़ाते जा रहे हैं, 1, 1.5, 2, 3, 4, 10। डेफिनेटली करंट भी जो है वो यहाँ पर हमें पता चलेगा कि करंट जो है वो हमारा इंक्रीज होता चला जा रहा है। दिस इज 5 मिली एम्पेयर, दिस इज 7.5 मिली एम्पेयर, बढ़ गया। ठीक है, ये देखें फिर बढ़ गया 0.01, तो ये 0.015 बढ़ गया, ये 1 था ये 15 हो गया, तो ये 0.02, 0.05, तो ये करंट बढ़ता चला जा रहा है। दिस इज द सिंपल प्रॉब्लम। बाज दफ़ा हमें इनिशियल डाटा से रेजिस्टेंस की वैल्यू डिटरमाइन करनी होती है, फिर बाद में हम उसी रेजिस्टेंस की वैल्यू को लेके करंट डिटरमाइन कर सकते हैं। अच्छा, ये एक ग्राफिकल प्रॉब्लम है, इसमें ग्राफ गिवन है आपको, वोल्टेज एक्स एक्सिस के ऊपर और वाई एक्सिस के ऊपर करंट है। इसमें आपसे कहा हुआ है कि रेजिस्टेंस की वैल्यू मालूम करें, R1, R2, R3। तो ओम्स लॉ को फॉलो करा। देखिए मैंने आप लोगों को बताया था कि अगर वोल्टेज और करंट के दरमियान स्ट्रेट लाइन का ग्राफ है तो उसका मतलब है कि ये ओम्स लॉ को फॉलो कर रहा है। तो हम इस रिलेशनशिप के जरिए रेजिस्टेंस की वैल्यू को फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, तो अगर हम गौर से देखें तो ये डिफरेंट डिफरेंट स्ट्रेट लाइंस आ रही हैं, तो तीनों ओम्स लॉ को ये ओबे कर रहे हैं। ये R1 की वैल्यू यहाँ से निकलेगी, R2 की और ये R3 की। तो सबसे पहले हम R1 की वैल्यू निकालते हैं। अब आपको पता है कि बेसिकली स्लोप जो है वो किस चीज के बराबर होगा, स्लोप बराबर होता है y2 माइनस y1 डिवाइडेड बाय x2 माइनस x1। तो यहाँ पर y2 जो है वो हमारा क्या है, i2 माइनस i1 डिवाइडेड बाय x2 माइनस x1 हमारा क्या है, v2 माइनस v1। तो हम ये वाला स्ट्रेट लाइन ले लेंगे और इस स्ट्रेट लाइन के अंदर 2 पॉइंट्स हम चूज कर लेते हैं। एक मैंने चूज कर लिया आसानी के लिए बिल्कुल एंड पॉइंट, और एक मैंने चूज कर लिया ओरिजिन, ताकि ये वैल्यूज मेरी 0 हो जाए, I1 की V1 की वैल्यूज मेरी 0 हो जाए, तो मेरा प्रॉब्लम आसानी से सॉल्व हो जाए। इस R1 के अंदर अगर मैं देखूं तो ये मेरा जो करंट है ये मेरा कितना है, ये मेरा करंट है 6। ठीक है, और 6 माइनस 0 यहाँ पर, यहाँ से देखें 0 करंट, और V की वैल्यू कितनी है, इसको ड्रॉप करूंगी मैं, यहाँ पर आ गई 3 माइनस 0। ठीक है, 3 माइनस 0, तो 1 अपॉन R1 मेरा किसके बराबर आ गया, 2 के। 1 अपॉन R1 क्यों कह रही हूँ मैं यहाँ पर, ये देखिए ये स्लोप, स्लोप है ना, स्लोप किसके बराबर होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, यानी ये परपेंडिकुलर लाइन है और ये बेस होगी। तो बेसिकली ये I अपॉन V है ना, I अपॉन V किसके बराबर होता है, यहाँ से देखें V अपॉन I R के बराबर होता है, तो I अपॉन V किसके बराबर होगा, 1 अपॉन R। तो ये जो स्लोप है, ये स्लोप मुझे किस चीज की वैल्यू दे रहा है, 1 अपॉन
आर की। तो 1/r निकाला है मैंने, 2 निकला है, लेकिन अब मैं इसको 2 को इन्वर्स कर दूंगी तो मुझे पता चल जाएगा कि अच्छा 0.5 इज द वैल्यू ऑफ द रेजिस्टेंस। ठीक है, सिमिलरली मुझे R2 के लिए निकालना होगा, R2 के लिए मैं करूंगी, और इसी तरीके से मैं R3 के लिए भी निकालूंगी। R2 के लिए जो वैल्यू होगी, I2 की 6, I1 की 0, V2 की 6 और V2 की 0, तो ये 1 वैल्यू निकल कर आ गई। ठीक है, इसको इन्वर्स कर लेंगे 1 का तो 1 ही रहेगा। फिर R3 निकाल रही हूँ मैं, R3 में I2 की वैल्यू होगी 3 और I1 की वैल्यू होगी 0, V2 की वैल्यू होगी 6 और फिर V1 की वैल्यू 0। यहाँ से मैंने इसको सॉल्व कर लिया, 1/2 वैल्यू आ रही थी, इन्वर्स करेंगे तो R3 की वैल्यू 2 ओम्स हो जाएगी। तो यहाँ पर देखिए रेजिस्टेंस जो है वो बढ़ती जा रही है, R1 0.5 था, फिर 1 हो गया, फिर 2 हो गया। जैसे जैसे रेजिस्टेंस को इंक्रीज करते चले जाएंगे, ये हमारा ग्राफ जो है वो दूसरी तरफ इसका स्लोप जो है वो डिक्रीज होता चला जाता है। ठीक है, जब हमारा जो लाइन होती है वो परपेंडिकुलर एक्सिस के करीब करीब होती है, जैसे R1 है तो स्लोप ज़्यादा है, और जैसे जैसे हॉरिजॉन्टल लाइन के करीब होती है जैसे ये R3, स्लोप डिक्रीज हो रहा है। तो स्लोप डिक्रीज होने का मतलब क्या है कि ये हमारी रेजिस्टेंस की वैल्यू जो है वो बढ़ती चली जाएगी। अच्छा, नेक्स्ट प्रॉब्लम करते हैं, ये भी कुछ इसी तरह की प्रॉब्लम है। इसमें हमसे कहा हुआ है कि ये 3 सर्किट गिवन है, सर्किट नंबर A, B और C। इसमें आपसे कहा हुआ है कि इस सर्किट के अंदर जो है ना सबसे ज्यादा करंट किस सर्किट के अंदर होगा। सॉरी, इसमें कहा गया है कि हाँ, कि सबसे ज्यादा करंट किसमें है और सबसे कम करंट किसके अंदर। अच्छा, हमें अपनी एनालिसिस के जरिए पता है कि वोल्टेज जिसमें ज्यादा होगा करंट उसमें ज्यादा होना चाहिए। तो हम जल्दी से फटाफट अपनी एनालिसिस देखते हैं। इसमें 50 वोल्ट्स है, इसमें 75 वोल्ट्स है, इसमें 100 वोल्ट्स है। तो अभी वोल्टेज के हिसाब से तो हमें लग रहा है कि इसके अंदर करंट जो है वो क्या है, ज्यादा है। अच्छा, लेकिन एक एनालिसिस हमें ये बात मालूम है कि रेजिस्टेंस जिसमें कम से कम होगी करंट उसमें ज्यादा होगा। तो अब हम दूसरी एनालिसिस करते हैं। इसके अंदर रेजिस्टेंस है 3.3, 3.9 और 4.7, यानी कि रेजिस्टेंस बढ़ती जा रही है, इसमें कम, इसमें और ज्यादा, इसमें और ज्यादा। तो रेजिस्टेंस के हिसाब से अगर मैं देखूं तो इसमें सबसे ज्यादा करंट होना चाहिए, वोल्टेज के हिसाब से इसमें और रेजिस्टेंस के हिसाब से इसमें। तो अब मुझे समझ में नहीं आ रहा भाई मैं क्या जवाब दूं, लेकिन थोड़ी सी अगर मैं फिगर्स के ऊपर गौर करूं तो मुझे पता चलेगा कि ये जो वोल्टेज है, वोल्टेज 50 वोल्ट से 75 यानी 25 वोल्ट बढ़ा है, बहुत ज्यादा बढ़ा है। फिर 100 हो गया, और ज्यादा हो गया। वोल्टेज के अंदर जो वेरिएशन आ रही है ये बहुत ज्यादा वेरिएशन आ रही है, जबकि जो रेजिस्टेंस के अंदर ये जो 3.3 किलो है ना, ये जस्ट 0.6 किलो ज्यादा है। फिर 3.9 के बाद ये 4.7, 0.8 किलो ये ज्यादा है। तो इसका मतलब है कि रेजिस्टेंस के अंदर जो चेंजिंग है सर्किट्स में वो इतनी ड्रास्टिक नहीं है एज कम्पेयर टू वोल्टेज। तो वोल्टेज का इफेक्ट इस सर्किट के अंदर ज्यादा होगा। और मेरे हिसाब से अपनी, मैंने अभी कोई कैलकुलेशन की नहीं की, सिर्फ अपनी पर्सनल एनालिसिस के हिसाब से मैंने बता दिया कि इस सर्किट के अंदर जो है ना करंट की वैल्यू ज़्यादा होगी, क्योंकि यहाँ पे वोल्टेज सबसे ज़्यादा है, वोल्टेज का ही रोल ज़्यादा डोमिनेंट है। अब मैं इसको करके भी देख लेती हूँ। जब मैंने सर्किट ए के अंदर 3.3 किलो ओम्स की वैल्यू रखी और वोल्टेज रखा 50 वोल्ट्स, तो करंट मेरा आ रहा था 15 मिली एम्पियर्स। V इज इक्वल टू IR के फॉर्मूले से ही निकाला। फिर दूसरे सर्किट के अंदर, बी सर्किट के अंदर वोल्टेज मेरा 75 है और रेजिस्टर मेरा 3.9 किलो है। तो ये वैल्यू निकल रही है 19 मिली एम्पियर और I3 मेरा निकल रहा है 20 मिली एम्पियर। तो एक कैलकुलेशन से भी मैंने निकाल के देख लिया, लेकिन इतनी पर्सनल स्किल होनी चाहिए कि सर्किट को देखकर ही थोड़ी सी अपनी एनालिसिस से ही हमें अंदाजा हो जाए कि किस सर्किट के अंदर जो है वो करंट की वैल्यू किस ज़्यादा होगी। तो इसमें ज़्यादा है, इसमें सबसे कम है। ठीक है, तो एक प्रॉब्लम जो है वो ये क्वेश्चन नंबर 10 हो गई। अब 12 देखते हैं। अच्छा, ये भी आसान सी प्रॉब्लम है। इसमें हमें क्या कह रहे हैं, इसमें कह रहे हैं कि हम किसी भी सर्किट के अंदर क्या करना चाहते हैं कि हम अपनी करंट की वैल्यू को इंक्रीज करना चाहते हैं। कितनी इंक्रीज करना चाहते हैं कि करंट हमारा इंक्रीज हो जाए 100 मिली एम्पियर से 150 मिली एम्पियर। तो हमें यहाँ पे पता बाय चेंजिंग वोल्टेज सोर्स। अब हम दो तरीके से करंट को कंट्रोल कर सकते हैं, हम बार बार पढ़ रहे हैं इस चीज को। करंट को कैसे कंट्रोल कर सकते हैं, वोल्टेज को बढ़ाएंगे या रेजिस्टेंस को कम करेंगे। तो अब हमें यहाँ पर क्या काम करना है, हमें वोल्टेज सोर्स जो है ना वो चेंज करनी है। तो यहाँ हमें पता है करंट को बढ़ाना है, तो वोल्टेज सोर्स बढ़ानी ही पड़ेगी। अभी कह रही कितने वोल्टेज शुड बी चेंज,
कितने वोल्ट्स हमें बढ़ाने पड़े, ठीक है, व्हाट इज द न्यू वैल्यू। तो हम कर लेते हैं। सबसे पहला हमने कहा कि 20 वोल्ट सोर्स थी, तो उस वक्त हमें 100 मिली एम्पेयर करंट मिल रहा था, ठीक है, 20 वोल्ट सोर्स थी तो 100 मिली एम्पेयर हमें करंट मिल रहा था। तो उसमें जो है वो, अब हमारी वोल्टेज सोर्स की वैल्यू जो है वो क्या होगी, करंट हमें 150 मिली एम्पेयर मिली, ठीक है। तो यानी R2 और R1 की वैल्यू जो है वो बराबर ही है। तो सबसे पहले हम R1 की वैल्यू निकाल लेंगे। R1 जो है वो हमारा कितना है, V1/1, V20/100 मिली एम्पेयर्स। तो R1 की वैल्यू जो है वो कितनी आ रही है, 0.2 किलो ओम्स, 200 ओम्स, यानी रेजिस्टेंस हमारी 200 ओम्स है और ये फिक्स है। तो अब हम V2 भी मालूम कर लेंगे, रेजिस्टेंस की वैल्यू यहाँ रखेंगे। और अब हम कह रहे हैं कि अब करंट कितना आना चाहिए, इसी रेजिस्टर के ऊपर करंट फ्लो होना चाहिए 150 मिली एम्पेयर्स। तो अब पता चल रहा है कि 30 वोल्ट्स जो है वोल्टेज होना चाहिए। तो यहाँ से जो है ना इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर लिया, यानी कि अगर करंट 100 मिली एम्पेयर से 150 मिली एम्पेयर हमें बढ़ाना है, 200 ओम्स का रेजिस्टर है उसके अक्रॉस, तो वोल्टेज 10 वोल्ट से 30 वोल्ट्स हमें इंक्रीज करना पड़ेगा, ठीक है। अच्छा, ये लास्ट प्रॉब्लम है, ये कोई सॉल्व करने वाली प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन इसमें बस आपको रियोस्टेट के बारे में एक इन्फॉर्मेशन दी है कि किसी जगह अगर हम कंट्रोल कर रहे होते हैं करंट की वैल्यू को, तो हम रेजिस्टेंस की वैल्यू को भी चेंज कर सकते हैं। तो बाज़ दफ़ा हमें वोल्टेज सोर्स जो है ना वो सेम रखनी होती है, लेकिन रेजिस्टेंस वेरिएबल रेजिस्टर हमें यहाँ पर लगाना होता है। तो ये जो रियोस्टेट है ये स्पेशल टाइप ऑफ वेरिएबल रेजिस्टर है। अगर आप इसको गौर से देखें, अगर ये जो स्लाइड है, ये जो स्लाइड है, अगर हमने इस स्लाइड को बिल्कुल यहाँ पर एंड पे रख दिया, तो फिर उस सूरत में क्या होगा, तो मैं आप लोगों को ये बात बता रही थी कि ये जो रियोस्टेट है, ये अगर हम इसकी स्लाइड को जैसे हमने यहाँ पर देखें, यहाँ पर हमने लगा दिया, सर्किट क्लोज है अगर अभी, तो करंट हमारा फ्लो होगा और ये जो हमारा सर्किट है यहाँ से हमारा ये पूरा करंट फ्लो होता हुआ ये रेजिस्टर को बाईपास करता हुआ इधर चला जाएगा। और ये बिल्कुल इस तरह से एक्ट करेगा जैसे रेजिस्टेंस जो है ना हमारी सर्किट की जीरो है, क्योंकि यहाँ पर दो पाथ मिलेंगे करंट को, कि या तो वो रेजिस्टर से गुजर के जाए या फिर वो इस रेजिस्टर को जो लीस्ट रेजिस्टेंस की पाथ है जो कि R=0 है वहां से गुजर जाए। तो करंट हमेशा वहीं से गुजरता है जहां उसको कम से कम रेजिस्टेंस मिलती है। तो खुद वो यही चाहते हैं इलेक्ट्रॉन्स के, हम ऐसी जगह से गुजरे जहाँ रेजिस्टेंस कम है। तो करंट जब यहाँ से गुजरेगा नहीं, तो ये पूरा हमारा सर्किट जो है वो क्या हो जाएगा, शॉर्ट हो जाएगा और हमारी सप्लाई के बर्न होने के चांसेस जो है वो होते हैं, ठीक है। लेकिन उसके बजाय अगर हमारा ये जो रियोस्टेट है, ये रियोस्टेट हमने यहाँ पर यूज किया हुआ है, इधर रखा हुआ है मिडिल में कहीं, तो मिडिल में रखने से क्या होगा कि आपका जो ये जब सर्किट आप क्लोज करेंगे तो करंट आपका गुजरेगा और थोड़ी सी रेजिस्टेंस के अंदर से गुजरना पड़ेगा उसको, और उसके बाद ये बाईपास करके ये जो है वो हमारे पास नेगेटिव टर्मिनल में चार्जेस जो है चले जाएंगे, पूरे क्लोज लूप के अंदर करंट फ्लो करेगा हमारा। तो उस सूरत में रेजिस्टेंस जो है ना हमारी कुछ ना कुछ ऑफर होगी। तो इस सर्किट के अंदर प्रॉब्लम क्या है, इससे आपसे पूछ रहे हैं कि डिस्कस करें कि हम रियोस्टेट क्यों नहीं यूज कर सकते इस सर्किट के अंदर। ये बहुत सिंपल सा सर्किट है, ये एक वेरिएबल रेजिस्टर है और वेरिएबल रेजिस्टर बहुत सारी तरह के होते हैं। तो रियोस्टेट एक स्पेशल रेजिस्टर है, तो उसको हम इस वजह से यूज नहीं कर सकते कि जो है इस सर्किट के अंदर चूंकि कोई और रेजिस्टेंस मौजूद नहीं है, अगर गलती से भी हमने रियोस्टेट को इस पॉइंट के ऊपर रख दिया तो ये पूरा सर्किट शॉर्ट हो जाएगा और हमारी जो रेजिस्टेंस है वो जीरो हो जाएगी, ठीक है। तो हम जो है वो करंट को अभी तक हम लोगों ने देखा कि हम वोल्टेज के जरिए और रेजिस्टेंस के जरिए कंट्रोल कर रहे हैं। पिछली प्रॉब्लम के अंदर हमने वोल्टेज को वेरी किया था, ठीक है। ये वोल्टेज जो है वो हम वेरी कर रहे थे, यहाँ पर देखें ये प्रॉब्लम मैंने करवाई थी, ठीक है। अब जो है वो हम लोग यहाँ पर इस वाली प्रॉब्लम के अंदर रेजिस्टेंस को वेरी करके करंट को कंट्रोल करना चाह रहे हैं। तो प्रैक्टिकली जब हम वेरिएबल रेजिस्टर लगाते हैं तो हमें पता होना चाहिए कि किस तरह का वेरिएबल रेजिस्टर इस सर्किट के अंदर हमें लगाना है और किस तरह का हमें नहीं लगाना है। तो छोटी छोटी सी टिप्स जो है वो सर्किट थ्योरी के अंदर हम प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस के हिसाब से हम सीखते चले जाएं, ठीक है। तो बेसिकली रियोस्टेट जो है वो होता किस तरह का, ये कॉइल होता है, ठीक है। जितना ये कॉइल होता है, अभी ये जो इसकी जो वैल्यू होती है वो वेरिएबल है, रेजिस्टेंस 0 से स्टार्ट होकर सर्टेन वैल्यू तक इसकी जाती है। और ये कॉइल होता है, बहुत बड़ा सा वायर लिपटा हुआ होता है, और जितना बड़ा वायर होगा रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ।
जितना बड़ा वायर होगा उतनी ज़्यादा इसकी रेजिस्टेंस होगी, इस प्रिंसिपल के ऊपर जो है वो बेस करता है। तो रियोस्टेट जो है बेसिकली लो रेजिस्टेंस वेरिएबल रेजिस्टर है, यानी इसकी रेंज जो है वो 0 से फ्यू ओम्स तक वेरी करती है, बहुत ज़्यादा वेरी नहीं करती कि किलो ओम्स तक वेरी करती है, क्योंकि ये मेटल का बना होता है। ठीक है, बस मेरा लेक्चर यहीं पर ख़त्म हो रहा है। लेक्चर नंबर 11 था हमारा। नेक्स्ट लेक्चर इंशाल्लाह ताला हम नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे, एनर्जी का, पावर का। अल्लाह हाफ़िज़।